गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 7वां जहाँ चाह वहाँ राह अनुराधा मोहिनी द्वारा लिखित ये पाठ इसका स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय आपने नोटबुक में लिखना कंपलसरी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम शब्दार्थ भी लिखेंगे। यहाँ पर पाठ में आए हुए अलग अलग तरह के शब्दार्थ दिए हैं, उनका लेखन आपने करना ज़रूरी है। जैसे मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास, माहौल, वातावरण, भापना, अंदाज लगाना, धुआंधार, बड़े ज़ोर से, लांघना यानी पार करना, असर, परिणाम वगैरह। ये सब जो शब्दार्थ होते हैं ये नए अर्थ हमें समझाते हैं या हमें लेसन समझने में आसानी दिलाते हैं। कहावत जो है जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है, ये कहावत इसमें आई हुई है। ये आपने लिखना है स्टूडेंट्स। अगला जो प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो यानी फिलअप्स। यहाँ पर अंतर्जाल, प्रयास, प्रचुर, उपलब्धि, वृत्तांत, ये जो है ये आंसर्स है और बाकी जो है वो सेंटेंस जो है अपने पूरे वाक्य में, पूरे सेंटेंस में ये फिलअप्स लिखने ज़रूरी है। ओके। अंतर्जाल से हमें जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। गांव के छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी थी। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। जूही ने पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। ये यहाँ पर कुछ फिलअप्स थे। अभी सही और गलत पहचानो। जो वाक्य होते हैं वो वाक्य सही है या गलत है, ये आपने पहचानना है। आपको यहाँ पर चिन्ह, कभी कभी चिन्ह भी बोला जाता है कि सही गलत का चिन्ह लगाओ। वो मुझे यहाँ पर संभव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने शब्द दिए हैं। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला दूसरी तरफ थी। बराबर है, सही है वाक्य। आत्मविश्वास भरा यह स्वर जूही का था, जूही का नहीं आशीष का था। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। सही है। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। सही बात है। और केवल 20 दिनों में, 20 दिनों में नहीं, 15 दिनों में ही हुआ था, इसलिए ये वाक्य गलत कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस होते हैं सही गलत के, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कई बार आप सेंटेंस प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़े से ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो समझने ज़रूरी है। सेंटेंस को ठीक से पढ़ना है और अंडरस्टैंड करके आंसर लिखना है। अगला जो है सही पर्याय चुनकर। जो पर्याय है, पर्याय यानी जो ऑप्शंस है। एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच क्या एक नाला बहता था, ये सही पर्याय है। और यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई, ये उसका सही पर्याय है। अगला जो है, विज्ञान की पुस्तक में हम सबने कृषि के बारे में पढ़ा है या स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा है या पूल की जानकारी पढ़ी है, तो पूल की जानकारी पढ़ी है, ऐसा स्टेटमेंट अपने इस पार्ट में था। और अगला जो सेंटेंस है, लेकिन क्या हम हर बरसात में क्या ऐसे ही मस्ती करेंगे, चर्चा करते रहेंगे या भीगते रहेंगे? जी हाँ, चर्चा करते रहेंगे, ये स्टेटमेंट सही है। अगला जो था, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। सही बात है। ये सही पर्याय या ऑप्शन आपने चुनना है। अगला जो है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं, है ना। हु सेड टू हुम। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है या कारण क्या है? गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। अगला जो है, आज इतने विद्यार्थियों के ये रिपीट हुआ है मुझसे। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, ये किसने कहा? तुषार ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर विद्यार्थी है, इसीलिए आप विद्यार्थी ही लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये किसने कहा? दामिनी ने अन्य विद्यार्थी, अन्य यानी जो बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पर थे उनको कहा। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल भी देखे हैं, किसने कहा? आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। तो ये हु सेड टू हुम हुए। अगला जो प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। गांव की पाठशाला में प्रार्थना कक्षा में क्यों हुई? क्योंकि उस दिन बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी और इसीलिए मैदान में यानी ग्राउंड में प्रार्थना यानी जो प्रेयर है ना, वो नहीं हो पा रही थी। असेंबली जो हम लेते थे ना वैसी, वो इसीलिए उन्होंने क्लास में ही लिया। उस दिन कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी क्यों थे? क्योंकि जो गांव के बीचों बीच नाला बहता था उसमें 4-5 फीट पानी भर गया था और इसीलिए विद्यार्थियों को वो पार करना संभव नहीं था, इसलिए वो नहीं आए। कौन सा गीत गांव में प्रचलित हो गया था? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। ये प्रचलित यानी फेमस हो गया था। पुल बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए कितना पैसा एकत्रित किया गया? यानी एक व्यक्ति से कितना पैसा लिया गया? 20-20 रुपए, 20 रुपीज उन्होंने जमा किए थे। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों, कहानी के शीर्षक की सार्थकता। सार्थकता मतलब एकदम सही अर्थ वाला ये शीर्षक है। शीर्षक यानी टाइटल कैसे सार्थक है, कैसे अर्थपूर्ण है, वो आपको इस क्वेश्चन में आंसर के द्वारा देना है कि ये सचमुच एक सार्थक ऐसा शीर्षक माना जाएगा टाइटल, क्योंकि एसम्बा गांव के जो विद्यार्थी थे वो बड़े छोटे थे, अनुभवहीन थे, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था या साधनहीन, कोई सामान भी उनके पास नहीं था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने यदि कुछ करने की हमने चाह रखी तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति यानी कंप्लीशन जो होता है या उसको कंप्लीट करने के जो रास्ते हैं, ऑप्शंस है, वो भी हमें मिल जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया और उनकी लगन को देखकर, उनकी इस इच्छा को देखकर गांव वालों ने भी उनको मदद की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो छगन बाबा उनका नाम है, उन्होंने रेत भी उपलब्ध करा दी थी और लोगों के श्रमदान से, सामूहिक प्रयासों से, कोशिशों से 15 दिन में उन्होंने पुल बनाकर तैयार कर दिया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए यानी हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। यानी एक तरीके से ये शीर्षक कैसे सही में एप्लीकेबल होता है वो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, तो ये भी आपने लिखना है बच्चों। अभी ये जो है थोड़ा ग्रामेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। पहला था निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लगाने हैं। यहाँ पर मैंने सीधे आपको आंसर्स दिए हैं। प्रश्न जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में उपलब्ध है। ये जम्बल थे वर्ड्स और फिर उनको हमने अल्फाबेटिकली सही लगाए हैं। असंभव, उपलब्ध, तालियां, निरीक्षक, पाठशाला, बंजर, बरगद, एसम्बा, विद्यार्थी और संगणक। ओके, और नीचे का जो क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह, पंक्चुएशंस, जो पंक्चुएशंस है वो सही चुनकर लिखने हैं कि यहाँ इस वाक्य में कौन से पंक्चुएशंस आए हैं। वही नाला गुरुजी, दोहरा अवतरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा और पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। उसी तरीके से दूसरे वाक्य में है विस्मय सूचक चिन्ह और पूर्ण विराम। विस्मय सूचक यानी जो अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो यहाँ पर दिया है। और जहाँ चाह वहाँ राह, इसमें क्या है, इकहरा यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? क्या है इसमें? जी हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आगे के वाक्य में केवल पूर्ण विराम है। घंटी बजी, ये जो वाक्य है एसम्बा गांव के पाठशाला की घंटी बजी, इसमें केवल पूर्ण विराम है। अगले इसमें जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे हैं। अभी देखिएगा इसमें ना वैसे देखा जाए तो 3 विराम चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर 2 ही दिए गए हैं।
तीन कौन से वो भी मैं बताऊंगी। एक तो अल्प विराम दिख रहा है हमें, फिर बड़े बड़े शब्दों के बीच में जो छोटी सी डैश है उसे हम योजक चिन्ह भी कहते हैं, वो भी एक तरह का विराम चिन्ह ही कहलाएगा। और अंत में है के बाजू में जो है वो पूर्ण विराम है। ओके। और अंतिम जो क्वेश्चन है उसमें वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, इसमें है जोर जोर से, देखिएगा इसमें उन्होंने योजक चिन्ह दिया है और पूर्ण विराम दिया है। ठीक है बच्चों, विराम चिन्हों के लिए आपको अलग से एक्सप्लेनेशन भी मिल गया है, तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा वो एक्सप्लेनेशन, और उसके आधार पर आप क्वेश्चंस समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके। अगला जो है ये देखिएगा, ये एक शायद नया टॉपिक रहेगा आपके लिए। पाठ से हिंदी मराठी समोच्चारित शब्दों की सूची बनाओ। समोच्चारित यानी सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाले। जी हाँ, होते हैं क्या ऐसे शब्द, बहुत सारे होते हैं कि उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन हिंदी में उसका मतलब अलग है, मराठी में उसका मतलब अलग होता है। और इसीलिए कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि अरे इसका अर्थ क्या है। चलो देखते हैं कौन से शब्द हैं हिंदी मराठी समोच्चारित शब्द। अभी यहाँ पर मैंने 10 शब्द दिए हैं। कलम, कांच, काठी, काठ, काय, काला, खाता, खाद, गमक और गार। ये जो शब्द है बच्चों, इनके जो मीनिंग है हिंदी में अलग है और मराठी में अलग है। कैसे, वो हम देखेंगे। उच्चारण सेम है पर अर्थ अलग है। तो अगर जब आप मराठी बोलने जाओगे तो आपको उसका मराठी अर्थ लेना पड़ेगा, और हिंदी में बोलने जाओगे तो हिंदी वाला अर्थ लेना पड़ेगा। कैसे, पहले मैंने यहाँ पे मराठी वाले दिए हैं। कलम का मतलब मराठी में होता है कानून की धारा या दफ़ा। कानून की जो धारा होती है उसे हम कलम भी कहते हैं। पीड़ा, कांच। अभी देखिएगा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कांच शब्द अगर ऐसा उच्चारा मराठी में, मराठी बोलते समय, तो समझने के लिए आपको यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन करके दिया है। पीड़ा, अगं बाई तिला खूप काच आहे, म्हणजे खूप त्रास आहे, ऐसे हम मराठी में बोलेंगे। हिंदी में मैं बताऊंगी आपको बाद में। काठी, काठी यानी डंडा। अरे एक काठी दे बरं मला, जैसे अगर हमने ऐसे बोला तो उसका हिंदी मतलब क्या है, डंडा है काठी का मतलब। काठ यानी तीर या किनारा। काय, तुला काय झाले, ऐसा जब बोलेंगे तो क्या, उसका मीनिंग है क्या। काला यानी मिश्रण, मिक्स करके। काला जो होता है कोई वर्ड, काला यानी रंग हिंदी में होगा, लेकिन मराठी में काला यानी कोई 2-3 व्यंजन या पदार्थ अगर हम मिक्स कर लेते हैं तो उसको काला कहते हैं। खाता, खाता यानी विभाग, एक डिपार्टमेंट। खाद, खाने की चीज़। प्रमाण, गमक के लिए प्रमाण या सबूत। और गार, गार यानी ठंडा। हम वो गार जो है वो गड्ढा है इसमें, या ठंडा भी मतलब बोल सकते हैं। अभी देखिएगा हिंदी में इसी शब्दों के अर्थ क्या है। कलम अगर मैंने हिंदी में बोला तो उसका मीनिंग है लेखनी, मतलब मुझे एक कलम चाहिए, एक पेन चाहिए। कांच, कांच यानी हिंदी में अगर मैं बोल रही हूँ कि अरे वो कांच टूट गई, तो मैं बोलूँगी शीशा टूट गया, यानी मिरर। ओके, ऐसा। काठी, देखिए हमने देखा था मराठी काठी अगर बोलेंगे तो वो है डंडा, लेकिन अगर मैं काठी शब्द हिंदी में बोलने जाऊँ तो वो होता है घोड़े की पीठ पर कसने की जिन। घोड़े की पीठ पर जो जिन कसी जाती है उसे काठी कहते हैं। काठ, काठ देखिएगा मराठी में हमने देखा था तीर, किनारा, बीच जो होता है, लेकिन हिंदी में अगर मैं काठ बोल रही हूँ तो उसका मतलब होता है पेड़ का सूखा मोटा अंग, उसको हम काठ कहते हैं। काय, काय का मीनिंग क्या हुआ था, लेकिन इसमें होता है काटा। जी हाँ, काला मैंने कहा था ना मिश्रण मराठी में, लेकिन हिंदी में वो काला रंग,
रंग के लिए काला शब्द है। खाते के लिए तालाब, खाद के लिए उर्वरक, खाद यानी जो पेस्टिसाइड जो हम खेती में यूज़ करते हैं उसको हम उर्वरक भी कहते हैं। गमक महक या सुगंध, फ्रैग्रेंस। गार ओला या बर्फ का गोला, उसको गार कहा जाता है। तो बच्चों ये आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आप ये लिख लेना है आपने नोटबुक में और इसको समझने की कोशिश करनी है। बेसिकली क्या है कि जो हिंदी मराठी में सिमिलर प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स होते हैं उनका हिंदी में मीनिंग अलग है, मराठी में मीनिंग अलग है। मेरे ख्याल से आपको 6वीं कक्षा में एक लेसन था, उसमें देखो वो एक 2 पड़ोसी थे और उन पड़ोसी में एक मराठी था और एक हिंदी था, फिर उनका कैसे कन्फ्यूजन होता था। 5वीं या 6वीं कक्षा में शायद आपको वो पाठ था। ओके बच्चों, तो इससे क्या होता है, ऐसे शब्द जानने से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है। तो आगे जो है, आगे का जो प्रश्न है वो है, अभी क्या है देखिए, मैंने यहाँ पर दिया है वाक्य रचना। ऐसे वाक्य रचना का मीनिंग क्या है? ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो, यानी उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी एक ऐसे शब्दों का समूह, यानी ऐसे शब्दों का ग्रुप जो एक प्रॉपर वे से अगर हम फ्रेम करेंगे तो वो वाक्य बनता है। एक ऐसा वाक्य जिससे हमें कोई मीनिंग समझ में आता है, यानी जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं वो वाक्य के रूप में ही लिखते हैं, है कि नहीं? तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य कैसे बनता है ये हमें आज इसमें देखना है। तो वाक्य के 2 खंड होते हैं। खंड यानी दो हिस्से, 2 महत्वपूर्ण जो अंग है वो है उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में आप इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य यानी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहेंगे कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय कहलाता है। ये आपको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? एक वाक्य है, देखो, राम एक प्रतापी राजा थे। तो आपने प्रश्न पूछना है, राम क्या थे? एक प्रतापी राजा। यानी इसमें उद्देश्य क्या है? राम शब्द है। और विधेय क्या है? एक प्रतापी राजा थे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको पहचानना है। बहुत इजी, बहुत ही आसान ये हिस्सा होता है उद्देश्य और विधेय, ये विषय। तो इसीलिए ना आपने अगर वाक्यों की प्रैक्टिस की, सेंटेंस की, तो आपको ये आसान और लगेगा। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा गया, किसके विषय में कहा जा रहा है? राम के विषय में, इसलिए राम शब्द उद्देश्य कहलाएगा। और क्या कहा जा रहा है उनके बारे में? कि वो एक प्रतापी शूर राजा थे। तो इस प्रकार हम कुछ और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, जैसे कि हिमालय देश का गौरव है। उद्देश्य इसमें क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? देश का गौरव है। तो विधेय उसका हुआ देश का गौरव। इस प्रकार आपने ये वाक्य लिखने हैं। मैंने कुछ थोड़े से वाक्य इसमें दिए हैं, वो आपने लिखने कंपलसरी है। ओके, और आगे ठीक है बच्चों, हम वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। अभी जल्द ही हमारी जो टर्म एग्ज़ाम है वो होने वाली है, और ये टर्म एग्ज़ाम आपकी अभी 50 मार्क्स के लिए होने वाली है। अब तक आपने 40 मार्क्स का पेपर लिखा था, बट अभी आप 50 मार्क्स लिखने जाने वाले हैं। लिखने यानी गूगल फॉर्म द्वारा ही होने वाली है। तो इसीलिए रेडी रहिएगा, और अपने ये जो वीडियोस है, अपने जो स्वाध्याय है, इनका अच्छे से आपने पठन मनन करना है ताकि आपको एग्ज़ाम आसान लगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।